Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And Bacha Bati, today I have brought a video जो कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को जरूरत है. There is this one question that students ask me every time in almost every class. मैम आंसर्स लिखने में बड़े इशू होते हैं, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स. या तो हम बहुत लंबा लिख देते हैं या तो इतना छोटा कि हमें पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं. वी हैव नो आइडिया, नो क्लू हाउ टू एक्चुअली फ्रेम आवर लॉन्ग आंसर्स. एंड आई नो ये आपका भी इशू जरूर होगा, क्योंकि भाई आपके क्लास 12th में लॉन्ग आंसर्स का अच्छा खासा वेटेज होता है एंड यू रियली कैन नॉट इग्नोर इट. तो आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव सम टिप्स फॉर यू, जिनको अगर आप फॉलो करो, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आओ, देन आई प्रॉमिस यू कि डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगी. बट अगेन द कंडीशन अप्लाइड इज दैट यू हैव टू give it time, you have to be consistent and you have to actually use these tips. So if you are ready to make that commitment, then please इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. एंड एंड तक जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, so that और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपकी फीड में आते रहे. Now, what are we even waiting for, Bam? Let's get started with the video, right? अब देखो भाई, moving forward. Now, we are getting started with the tips that you need to remember, you need to follow whenever you want to write your long question answers and score full marks in it. Now, here's the tip number 1. Sounds very basic, but this is something that most of the students don't really follow. Think before you start writing. Now, what really happens with the students is कि जब स्पेशली आप अपने एग्जाम्स में अपना क्वेश्चन आंसर लिख रहे होते हो, आप क्वेश्चन पढ़ते हो और बिना सोचे समझे अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो. नाउ इसके चक्कर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप राइटिंग द एंटायर समरी ऑफ द चैप्टर और पोम, वेदर इट इज रेलिवेंट और नॉट. क्योंकि हम सबको लगता है कि हाँ समरी ही तो लिखनी है, इससे तो पूरे नंबर मिलेंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई. हर क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको समरी नहीं डालनी है. आपका कैरेक्टर स्केच रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी प्रॉपर रेलेवेंट इंसिडेंट से आया है, इट्स अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू फिगर इट आउट फर्स्ट. तो पहले अपने दिमाग में पॉइंट्स को फ्रेम करो. स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं ना कि मैम हम इतना लिखते चले जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि रुकना कहाँ पर है. गिव योरसेल्फ 2 minutes, फ्रेम इन योर हेड कि अच्छा कौन से पॉइंट्स तुम्हें पहले लिखने हैं, कौन से बाद में लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लिखना बहुत जरूरी है, सम ऑफ द पॉइंटर्स दैट यू कैन एक्चुअली स्किप एज वेल. थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. और जब तुम्हें सब चीजों के बारे में पता हो तभी तुम लिखना स्टार्ट करो. एंड अगर आपको लगता है कि मैम हमारा आंसर ही टाइम तक कंप्लीट नहीं होता, अगर हम सोचने का टाइम लगाए, तो डोंट यू वरी, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, दैट हाउ यू कैन मेक श्योर कि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट हो. एंड इन सब चीजों को इंक्लूड करके थिंकिंग टाइम, राइटिंग टाइम, एवरीथिंग, सब कुछ आएगा. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू योर आंसर. दिस इज वन थिंग दैट आई फाइंड मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर्स. सारे बच्चों के आंसर्स में ना ये एक चीज बड़ी मिसिंग होती है. एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं होता, एक प्रॉपर कंक्लूजन्स नहीं होता. जो पॉइंट्स होते हैं दे आर नॉट कोहेरेंट, दे आर नॉट लीडिंग टू ईच अदर, जिसकी वजह से एक्चुअली आपके नंबर कटते हैं. आपको लगता है ना कि टीचर तो अपनी मन मर्जी से जहां पर उनका मन करता है नंबर काट देते हैं. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. ठीक है, तो भाई आपको मेक श्योर करना है कि आप डायरेक्टली अपना आंसर लिखना स्टार्ट ना करो. मेक श्योर दैट यू यूज वन लाइन टू इंट्रोड्यूस इट. एक कंक्लूजन वाला पॉइंट लिखो, जो पॉइंटर्स हो वो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हो. नाउ आई नो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि मैम हाउ डू वी थिंक ऑफ इट, कि मतलब हर क्वेश्चन के लिए एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे आ सकता है. ठीक है, आपके पास अगर कुछ एक ऐसा कोई अडाज या ऐसा कोई ईडियम, ऐसी कोई फ्रेजल सेइंग आ रही है जो आपको लग रहा है उसमें बहुत अच्छे से फिट होगी, यू कैन डू दैट. इफ इट्स अ यस और नो टाइप क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट विद वेदर यू अग्री विद द स्टेटमेंट और यू डोंट अग्री विद द स्टेटमेंट. यू कैन maybe start with a philosophical line that somewhere relates to the theme of the question, and then conclusion में you can use phrases like in a nutshell. ठीक है, as on the basis of the above mentioned points, you just have to reinstate what you said in the beginning, कि इसीलिए मैं इस चीज को
मानता हूँ या इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, और दिस इज हाउ दिस थीम हैज बीन पोर्ट्रेड इन दिस चैप्टर और पोम. और इफ इट्स अ कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन ऑल्सो राइट इन द एंड कि आपको वो कैरेक्टर इंस्पायरिंग लगा या अच्छा लगा या नहीं लगा. सो ये सारी चीजों से भी आप अपना कंफ्यूजन कर सकते हो. So make sure that you do these things and don't start your answers right away. Next, give reference for your inferred points. अब क्लास 12th में आके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है. जो आपके पोम में, जो आपके चैप्टर में हुआ, उसकी बेसिस पर यू हैव टू इन्फर, यू हैव टू कंक्लूड सम पॉइंट्स. इफ दोज आर द काइंड ऑफ पॉइंटर्स, बैक देम अप विद सम आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप लोगों ने लास्ट लेसन पढ़ लिया होगा अभी तक, उसमें आप अगर फ्रांस का या मिस्टर हैमिल का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो, तो आप अगर फ्रांस के बारे में ये लिखना चाहते हो that how he was a very observant kid. Now this is something that is not directly mentioned in the chapter, but how can we say that? We can say that on the basis of कैसे उसने छोटी छोटी चीजें नोटिस करी, what Mr. Hamill was wearing, how the class was very oddly quiet, or the villagers sitting in the back. So you can mention little things like these. ठीक है, जो भी पॉइंट आप इन्फर कर रहे हो उसे बैक करो किसी न किसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर, वरना आपके नंबर वहां पर आधे जरूर कटेंगे. नेक्स्ट वन, make the opening and closing lines impactful. Listen to me very very carefully when I say this. जब आप बोर्ड में अपने आंसर्स लिखते हो ना, तो आपके टीचर्स जो है सबसे ज्यादा फोकस ओपनिंग और क्लोजिंग पे करते हैं, बिकॉज दे हैव सो मेनी कॉपीज टू चेक इन अ सिंगल डे दैट मोर ऑफन देन नॉट टीचर्स आर नॉट एबल टू गो थ्रू ऑल द पॉइंटर्स वेरी सिंसियरली, वेरी थरली. बट इफ योर ओपनिंग, इफ योर क्लोजिंग इज समथिंग जो इम्पैक्टफुल है, जिसमें आपने कुछ अच्छी वोकैबुलरी का यूज करा हुआ है, जिसमें आपने कोई फिलोसॉफिकल लाइन डाली हुई है, ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है, then definitely the examiner is going to give you some extra weightage, some extra marks, because टीचर को भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इस बच्चे का जो आंसर है that is worth it. तो जो बच्चे हैवी वोकैबुलरी यूज करना पसंद करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस आर द टाइम्स जहां पे वो वर्ड्स आपको डालने हैं, ताकि ऐसा लगे एग्जामिनर को कि हाँ भाई, इस बच्चे को एक्चुअली काफी कुछ आता है. Now moving on, next, answer all parts of the question. ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि बच्चों से छूट जाता है. अक्सर जो तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, दे आर 2 to 3 पार्ट्स क्वेश्चन, उसमें 2 या 3 पार्ट्स होते हैं. बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली दे फोकस ऑन द मेजर पार्ट जिसके बारे में उन्हें ज्यादा आता होगा, एंड उस चक्कर में दे फॉरगेट the other parts, right? तो ऐसा मत करना. Make sure that you're answering all the parts of the question. A lot of times I'm also asked ma'am whether we should write the answers in paragraphs or pointers. ठीक है, आप चाहो तो पैराग्राफ बना सकते हो, हर एक पार्ट के लिए एक सेपरेट पैराग्राफ बना दिया, so that एग्जामिनर को भी पता रहे कि आपने करा है. If you're going for a point wise answer, जैसे कैरेक्टर स्केच में कई बार बच्चे मेंशन कर देते हैं, तो वहां पर तो आपके पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर है तो उसके लिए भी एक अलग सा पॉइंटर जरूर लिखना, right? It really doesn't matter if you're going for a paragraph style or a point wise style answer. The main मुद्दा is कि जो सारी चीजें एक टीचर ढूंढ रहे हैं वो उनको वहां पे मिलने चाहिए. तो अगर आपने सारे पार्ट्स के आंसर नहीं करे हैं तो आपके नंबर कटेंगे. तो इस चीज को जरूर कंफर्म करना जब रिविजन भी कर रहे होते हो कि दैट हैव आई आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन और नॉट. Next, include your opinion and thoughts. This is one thing that I always tell my students, कि please do not hesitate, from including your opinions and your thoughts, how you like the character, आपको writing style कैसा पसंद आया, कोई character अगर आपको inspire करा, या फिर you probably found them very negative, और उनकी शायद ये qualities आप चाहते हो कि किसी में ना आए. Mention all of that stuff. Mention it. Literature is all about the readers and writers perspective. एक तो होता है writers perspective कि writer ने उसे किस perspective से लिखा, but the reader's perception does not always have to align with the writer, and that is what makes literature so very beautiful.
that it is so subjective that everybody can relate to it on the basis of their own experiences. तो भाई वही चीज आपको वहां डालनी है, वही ब्यूटी वहां पर दिखनी चाहिए, वही इंजेन्युइटी हम ढूंढ रहे हैं कि बच्चे को क्या लगा उसको पढ़ के, यू नो व्हाट थॉट्स डिड ही हैव अबाउट इट. जैसे लास्ट लेसन चैप्टर ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को यू नो ब्रिटिश एरा इंक्लूड कर सकते हो कि यू नो दैट वी कैन कोरिलेट ऑन द फैक्टर दैट हाउ ब्रिटिशर्स try to impose their culture and language onto Indians. You can include it somewhere in your answers. ठीक है, conclusions को best way लिखने का वही है that you include your own pointers, your own opinions, that how you specifically found, ठीक है, the क्या बोलते हैं character, the theme and everything. Do it. Do it. Your examiner will definitely be impressed. Next one, underline the important points. Very, very, very important. As I told you, a lot of times examiners don't go through your answers so thoroughly because of lack of time. If that's the case, तो अगर आपने important keywords, important points को underline करा हुआ है, तो उस पर आपके teacher की नजर definitely पड़ेगी और उसके chances कम होंगे कि आपके marks कट जाए. So जो भी important pointers हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार ये teacher की नजर में जरूर आने चाहिए, इसके basis पर मुझे डेफिनेटली कुछ मार्क्स मिल सकते हैं, अंडरलाइन दैट. ठीक है, हाईलाइट कर दो ताकि टीचर उन्हें मिस ही ना कर पाए. देन लास्ट, गिव preference to grammar over vocabulary. Many students emphasize on vocabulary. They feel like कि अगर हमने शशि थरूर वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया तब तो हमारे एग्जामिनर हमसे पक्का इंप्रेस हो जाएंगे. Listen to me. A lot of times, ठीक है, अच्छी vocabulary यूज करने के चक्कर में you end up making more grammatical mistakes because English is a very context sensitive language. कौन सा word कहाँ किस context में fit हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किस part of speech में आता है, उसके आगे पीछे कोई preposition, article आता है नहीं आता. There are lot many things that you need to consider. Right? So, अगर आपको किसी वर्ड के बारे में पूरी श्योरिटी नहीं है, skip it. Rather go for simple language, shorter sentences. Right? आपकी ग्रामर सही होगी तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे. And no topper ever has very fancy vocabulary. अगर आपको एक अच्छी vocabulary करनी है without having to learn very heavy words, invest in connecting words. Nevertheless, however, therefore, ठीक है, ये जो आपके वर्ड्स हैं ये आपकी वोकैबुलरी ज्यादा बेटर करेंगे. ठीक है, इनसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा. सो ट्राई डूइंग दैट इंस्टेड. So yes guys, that's all from my end. I really hope guys आपको वीडियो अच्छी लगी. और अगर आपको सारी की सारी इंग्लिश ओशन मैम के साथ पढ़नी है तो YouTube पे तो आप क्लासेस ले रहे हो, बट अगर एप्लीकेशन पे आओगे तो वहां पर भी हम आपके लिए बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं एंड वहां पे हम आपके साथ नोट्स एंड एवरीथिंग एल्स फ्री में शेयर करते हैं. So do make sure to participate there as well and follow me. And yes, that's all for now. I really hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे. Bye guys.